तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जूसन बोर्ड नाम की इस मूवी इस फ्रेंचाइजी के बारे में, जिसमें हमें 5 मूवी देखने को मिल चुकी हैं और छठे पार्ट का हमें इंतज़ार है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे। पूरी आपको डिटेल बताने वाले हैं इसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें और इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। बॉर्न हत्याओं को विफल करता है, फिर कई सीआईए एजेंटों से लड़ता है और अंततः डेवी से उसके स्वीट में भिड़ जाता है। डेवी घात लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ली द्वारा मारा जाता है। बॉर्न अपनी संलिप्तता को छिपाने के लिए सहमत हो जाता है, फिर द एसेट का पीछा करता है। वे रिवेरा कैसीनो में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, अंततः सीवर में अपना रास्ता खोज लेते हैं, जहां उनकी लड़ाई बॉर्न द्वारा द एसेट को मारने के साथ समाप्त होती है। कुछ समय बाद ली ने खुद को रसेल के लिए नए सीआईए निदेशक के रूप में पेश किया। उसने बॉर्न को एजेंसी में वापस लाने की अपनी योजना की रूपरेखा बताई, यह देखते हुए कि अगर वह मना करता है तो वह उसे मारने के लिए तैयार है। ली फिर बॉर्न से आमने सामने मिलती है, जो कहता है कि वह प्रस्ताव पर विचार करेगा। वह रसेल के साथ अपनी बातचीत का टेप खोजने के लिए अपनी कार में लौटती है। बॉर्न ने ली का पीछा किया था और आमने सामने की बैठक के दौरान उसके असली इरादों से अवगत था। फिर बॉर्न फिर से गायब हो जाता है। गालना मैट डेमन और जूलिया स्टाइल्स ने मूल फिल्म त्रयी से अपनी भूमिकाएं दोहराईं। मैट डेमन जेसन बॉर्न, सीआईए के ऑपरेशन ट्रेडस्टोन में पूर्व हत्यारा। टॉमी ली जोन्स, सीआईए निदेशक रॉबर्ट डेवी के रूप में। एलिसिया विकेंडर, हीथर ली, सीआईए साइबर ऑप्स डिवीजन की प्रमुख। विंसेंट कैसल, एसेट के रूप में ऑपरेशन ब्लैकब्रायर में एक सीआईए हत्यारा। जूलिया स्टाइल्स, निकी पार्सन्स, पूर्व सीआईए एजेंट। रिज अहमद, एरोन कल्लूर, डीप ड्रीम के सीईओ। एटो एसांडोह, क्रेग जेफर्स, सीआईए एजेंट और डेवी का दाहिना हाथ। स्कॉट शेफर्ड, निर्देशक के रूप में एनआई एडविन रसेल। बिल कैंप, मैल्कम स्मिथ, पूर्व सीआईए विश्लेषक। विंजेंस कीफर, क्रिश्चियन डसॉल्ट, गोपनीयता कार्यकर्ताओं के एक समूह के नेता। स्टीफन कुंकेन, बाउमेन, कल्लूर के सहायक। ग्रेग हेनरी, रिचर्ड वेब, जेसन बॉर्न के पिता और ट्रेडस्टोन कार्यक्रम के निर्माता। उत्पादन बर्लिन में फिल्म निर्माण। विकास मई 2007 में द बॉर्न अल्टीमेटम की रिलीज से पहले मैट डेमन ने कहा कि वह चौथी बॉर्न फिल्म में वापसी करने में रुचि नहीं लेंगे। उन्होंने बॉर्न फ्रेंचाइज में अपनी भागीदारी पर टिप्पणी करते हुए कहा, हमने उस घोड़े पर जितना हो सकता था सवार कर लिया है। 3 डेमन ने अगस्त 2007 में कहा, मुझे लगता है कि दूसरे के संदर्भ में इस व्यक्ति की अपनी पहचान की खोज की कहानी समाप्त हो गई है, क्योंकि उसके पास सभी उत्तर है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि हम उसी चरित्र को फिर से पेश कर सके, और जो चीज उसे दिलचस्प बनाती है वह है उसके लिए होने वाला आंतरिक संघर्ष। क्या मैं एक अच्छा आदमी हूं? क्या मैं एक बुरा आदमी हूं? मेरी पहचान के पीछे क्या रहस्य है? मैं क्या छिपा रहा हूं? मैं इन परेशान करने वाली छवियों को क्यों याद कर रहा हूं? इसलिए वह सभी आंतरिक प्रणोदक तंत्र जो चरित्र को आगे बढ़ाते हैं वहां नहीं है। इसलिए यदि कोई दूसरा होना था तो उसे पूरी तरह से पुनर्संरचना करनी होगी। आप जानते हैं, आप वहां से कहा जाते हैं। मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस कहानी को हम बताने के लिए निकले थे वह अब बताई जा चुकी है। मुझे यह चरित्र पसंद है, और अगर पॉल ग्रीनग्रास मुझे 10 साल बाद बुलाते हैं और कहते हैं, अब हम यह कर सकते हैं, क्योंकि 10 साल हो गए हैं और मेरे पास उसे वापस लाने का एक तरीका है, तो एक ऐसी दुनिया है जहां मैं जा सकता हूं। हाँ, बिल्कुल। अगर इसके पीछे कोई बढ़िया विचार होता तो हम बैंड को फिर से एक साथ ला सकते थे, लेकिन अभी और इस कहानी के संदर्भ में वह हिस्सा कहानी बताई जा चुकी है। 4 इसके बजाय द बॉर्न लिगेसी को 10 अगस्त 2012 को अमेरिका में रिलीज किया गया, जिसमें जेरेमी रेनर ने डेमन की जगह स्टार के रूप में काम किया।
5. मिश्रित समीक्षा मिलने के बावजूद यूनिवर्सल ने नोट किया कि उन्होंने श्रृंखला को जारी रखने की योजना बनाई है। 6. डेमन और पॉल ग्रीनग्रास ने बाद में वापसी में रुचि व्यक्त की। 7. 15 सितंबर 2014 को यह घोषणा की गई कि डेमन और ग्रीनग्रास वास्तव में अगली बॉर्न फिल्म के लिए वापसी करेंगे। 8 नवंबर 2014 में डेमन ने पुष्टि की कि वह और ग्रीनग्रास क्रिस्टोफर राउज के संपादन के साथ खुद की एक स्क्रिप्ट के साथ लौटेंगे। 9, 10, 23 मई 2015 को डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि एलिसिया विकेंडर 5वीं फिल्म में डेमन के साथ अभिनय करने के लिए बातचीत कर रही थी। 11, 19 जून 2015 को डेडलाइन ने बताया कि जूलिया स्टाइल्स ने पुष्टि की है कि वह फिल्म में निकी पार्सन्स की भूमिका को दोहराएंगी, एक ऐसा किरदार जो उन्होंने पहले 3 फिल्मों में निभाया था। 12, विगो मोर्टेंसन खलनायक की भूमिका निभाने के लिए बातचीत कर रहे थे। 13, 23 जून 2015 को विकेंडर को सीक्वल में अभिनय करने के लिए पुष्टि की गई, जबकि वह हत्यारे की पंथ फिल्म के लिए भी बातचीत कर रही थी, जिसे उसने छोड़ दिया। 14, 28 जुलाई 2015 को टॉमी ली जोन्स एक वरिष्ठ CIA अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए। 15, 1 सितंबर 2015 को विंसेंट कैसल को फिल्म में एक हत्यारे के रूप में लिया गया जो बॉर्न को ट्रैक करता है। 16, 15 सितंबर 2015 को हॉलीवुड रिपोर्टर ने पुष्टि की कि अभिनेता एटो एसांडोह को फिल्म में एक अनिर्दिष्ट चरित्र के रूप में लिया गया था। 17, 20 अक्टूबर 2015 को स्कॉट शेफर्ड को CIA के उप निदेशक की भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में जोड़ा गया। 18, 19 फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 8 सितंबर 2015 को शुरू हुई। 20 नवंबर 2015 के अंत में बर्लिन के क्रेउजबर्ग में फिल्मांकन हुआ। 21 दिसंबर 2015 की शुरुआत में वाशिंगटन DC में फिल्मांकन शुरू हुआ, जहां संविधान गार्डन में शूटिंग हुई। 22 नेवादा के लास वेगास में फिल्मांकन 14 जनवरी 2016 को शुरू होने वाला था, जो 21 जनवरी तक चलना था। 23 लीवसरेन स्टूडियो के स्टेज F और H में भी फिल्मांकन हुआ। 24 लीवसरेन सेट का इस्तेमाल फिल्म में CIA हब स्पेस के रूप में किया गया था। 25 फिल्म का निर्माण 1 फरवरी 2016 को समाप्त हुआ। 26 साउंड द ट्रैक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन पॉल ग्रीनग्रास ने किया है और ग्रीनग्रास और क्रिस्टोफर राउज ने इसे लिखा है। यह बॉर्न फिल्म सीरीज की 5वीं किस्त है और द बॉर्न अल्टीमेटम 2007 का सीधा सीक्वल है। मैट डेमन मुख्य किरदार पूर्व CIA हत्यारे जेसन बॉर्न के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं। इसके अलावा फिल्म में टॉमी ली जोन्स, एलिसिया विकेंडर, विंसेंट कैसल, रिज अहमद, एटो एसांडोह, स्कॉट शेफर्ड, जूलिया स्टाइल्स ने निकी पार्सन्स के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है। द बॉर्न लिगेसी 2012 का किरदार आरोन क्रॉस इस फिल्म में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि निर्देशक ग्रीनग्रास शीर्षक किरदार पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे और क्योंकि अभिनेता जेरेमी रेनर शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण भाग लेने में असमर्थ थे। जेसन बॉर्न में बॉर्न CIA हिट स्क्वाड से भागता रहता है क्योंकि वह अपने पिता के बारे में छिपी सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करता है, जबकि CIA निदेशक रॉबर्ट डेवी जोन्स साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख हीथर ली विकेंडर को उसका पता लगाने का आदेश देता है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 8 सितंबर 2015 को शुरू हुई। जेसन बॉर्न का प्रीमियर 11 जुलाई 2016 को लंदन में हुआ और 29 जुलाई 2016 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 2 फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $415 मिलियन की कमाई की। कथानक ब्लैकब्रायर को बेनकाब करने के 12 साल बाद पूर्व CIA एजेंट और ट्रेडस्टोन ऑपरेटिव जेसन बॉर्न अभी भी फ्लैशबैक से परेशान है। वह खुद को दुनिया से अलग कर लेता है, ग्रीस में एक स्ट्रीट फाइटर के रूप में जीवनयापन करता है। इस बीच रेकजाविक में
ट्रेडस्टोन की पूर्व तकनीशियन निकी पार्सन्स, जो क्रिश्चियन डसॉल्ट के नेतृत्व वाले हैकटिविस्ट समूह के साथ सहयोग कर रही है, सीआईए के सर्वर को हैक करके उसके ब्लैक ऑप्स कार्यक्रमों को उजागर करती है। उसे ट्रेडस्टोन में बॉर्न की भर्ती और उसके पिता की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले दस्तावेज मिलते हैं। वह उसे सूचित करने के लिए एथेंस जाती है। पार्सन्स की इस सेंध ने सीआईए के साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन डिवीजन की प्रमुख हीथर ली और सीआईए के निदेशक रॉबर्ट डेवी को सचेत कर दिया। वे बॉर्न और पार्सन्स के पीछे अपनी टीम भेजते हैं। डेवी सीआईए के हत्यारे द एसेट को भी भेजता है, जिसे ब्लैकब्रायर के बारे में बॉर्न द्वारा किए गए खुलासे के कारण सीरिया में अनजाने में पकड़ लिया गया और प्रताड़ित किया गया। बॉर्न और पार्सन्स सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान एथेंस के सिंटाग्मा स्क्वायर में मिलने के लिए सहमत होते हैं। बॉर्न को पता चलता है कि सीआईए उन दोनों की तलाश कर रही है, इसलिए वह एजेंटों से लड़ता है ताकि वे उससे दूर रहे। जब वह उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, तो पार्सन्स को जल्द ही द एसेट द्वारा घातक गोली मार दी जाती है। मरने से पहले वह बॉर्न को चोरी की गई सीआईए फाइलों को रखने वाले लॉकर की चाबी देती है। बॉर्न, जो अपने अतीत और परिवार के बारे में जवाब चाहता है, बर्लिन में डसॉल्ट से मिलता है, जो फाइलों को डिक्रिप्ट करता है। बॉर्न को पता चलता है कि उसके पिता रिचर्ड वेब सीआईए के विश्लेषक थे, जो ट्रेडस्टोन के निर्माण में शामिल थे। फाइलों में लगाए गए मेलवेयर की वजह से सीआईए उसे ढूंढ लेती है, जबकि ली दूर से उन्हें मिटा देता है। डसॉल्ट हमला करता है, लेकिन अंततः बॉर्न द्वारा उसे अक्षम कर दिया जाता है। ली गुप्त रूप से बॉर्न को सीआईए टीम के करीब आने के बारे में सचेत करती है। उसके व्यवहार की रिपोर्ट देखने के बाद उसे लगता है कि उसे एजेंसी में वापस आने के लिए राजी किया जा सकता है। बॉर्न टीम से बचता है, फिर लंदन में पूर्व ट्रेडस्टोन ऑपरेटिव मैल्कम स्मिथ को खोजता है और पेडिंगटन प्लाजा में उससे मिलने का इंतजाम करता है। इस बीच ली, डेवी के बॉस, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एडविन रसेल को मना लेती है कि वह बॉर्न से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके उसे वापस लाने का प्रयास करे। डेवी, जो उसकी योजना का विरोध करता है, गुप्त रूप से द एसेट को ली की टीम और उसे खत्म करने का निर्देश देता है। बॉर्न स्मिथ से भिड़ जाता है, जो स्वीकार करता है कि वेब ने ट्रेडस्टोन को बनाने में मदद की थी। डेवी द्वारा वेब के बेटे डेविड, यानी बॉर्न, को भर्ती करने के लिए एजेंट भेजे जाने के बाद, वेब ने उसे सीआईए हत्यारा बनने से रोकने के लिए कार्यक्रम को उजागर करने की धमकी दी। एसेट ने बेरूत में डेवी के आदेश पर वेब को मार डाला, जो एक आतंकवादी हमला प्रतीत होता था, जिससे सीआईए को बॉर्न को ट्रेडस्टोन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में मदद मिली। जब बॉर्न स्मिथ को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है, तो एसेट बीच में आकर उसे मार देता है। बॉर्न भाग जाता है, फिर बाद में ली को ढूंढता है, जो उसे बताती है कि अलग अलग कारणों से वे दोनों डेवी को हटाना चाहते हैं। फिर वह उसे लास वेगास में एक सम्मेलन में ले जाती है। डेवी सोशल मीडिया दिग्गज डीप ड्रीम के सीईओ आरोन कल्लूर के साथ एक सार्वजनिक बहस में भाग लेने वाले हैं। कल्लूर इंटरनेट युग में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का सार्वजनिक चेहरा है, लेकिन स्टार्टअप चरण में डेवी द्वारा गुप्त रूप से वित्त पोषित किया गया था। डेवी डीप ड्रीम का इस्तेमाल रियल टाइम मास सर्विलांस के लिए सीआईए के लक्षित हत्या बीटा प्रोग्राम के नवीनतम अवतार के साथ करना चाहता है, जो ब्लैकब्रियर का अधिक क्रूर संस्करण है, जिसमें हत्यारा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी की भी हत्या कर सकता है। हालांकि कल्लूर सीआईए को डीप ड्रीम तक पहुंच देने के खिलाफ फैसला करता है। डेवी को पता चलता है कि वह बॉर्न की मदद कर रही है, जिसके बाद वह द एसेट को कल्लूर और ली दोनों की हत्या करने का अधिकार देता है। ब्राजील उन बाजारों में से एक था जो पहले स्थान पर नहीं खुला, इसके बजाय $1.4 मिलियन के साथ चौथे स्थान पर खुला। दक्षिण कोरिया ने अन्य सभी देशों के बीच सबसे बड़ी ओपनिंग की, और हालांकि इसे स्थानीय शीर्षकों ऑपरेशन क्रोमाइट और ट्रेन टू बुसान से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, तीसरे स्थान पर शुरुआत की। इसका शुरुआती आंकड़ा फिर भी एक फ्रेंचाइजी मील का पत्थर है, और स्पेक्ट्रे
और फ्यूरियस 7 जैसी प्रतियोगियों से आगे आता है। 45 इसी तरह यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में यह एनिमेटेड फाइंडिंग डोरी के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बाद दूसरे स्थान पर रहा। इसने 7.6 मिलियन $10 मिलियन की शुरुआत की, जिसमें 563 सिनेमाघरों से 2 पाउंड 29 पेंस मिलियन $3 मिलियन के प्रीव्यू शामिल थे, जो फ्रेंचाइजी के लिए एक नया रिकॉर्ड था। 45 केवल 10 दिनों में यह वहां श्रृंखला की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 53 भारत में यह $1.1 मिलियन के साथ सुसाइड स्क्वाड के बाद गैरस्थानीय फिल्म के रूप में दूसरे स्थान पर रही। 54 चीन में यह फिल्म मंगलवार 23 अगस्त को एनिमेटेड आइस एज कोलिजन कोर्स के साथ रिलीज हुई और इसे एक विशेष 3D संस्करण प्राप्त हुआ। 55 इसने अपने शुरुआती दिन में अनुमानित $12.3 मिलियन की कमाई की, जो वहां फ्रेंचाइजी का सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग डे दर्ज किया गया। अन्य चीनी स्रोतों ने इसे $11.8 मिलियन बताया था। 55 तुलना करके द बॉर्न लिगेसी ने वहां 4 दिनों में 12.7 कमाए। 56 3 दिनों में इसने $25.1 मिलियन कमाए। 55 कुल मिलाकर इसने 6 दिवसीय ओपनिंग वीकेंड में अनुमानित $49.1 मिलियन और शुक्रवार से रविवार तक कुल $23.9 मिलियन की कमाई की। 48 57 58 हालांकि इसकी शुरुआत अन्य हॉलीवुड फिल्मों की तुलना में मजबूत रही, जो मंगलवार को भी रिलीज हुई थीं, जैसे मिशन इम्पॉसिबल, दुष्ट राष्ट्र, शुक्रवार +18%, शनिवार +68%, और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, शुक्रवार +37%, शनिवार +88%। जेसन बॉर्न की बॉक्स ऑफिस पर पहले शुक्रवार और शनिवार को क्रमशः 13% और 43% की बढ़ोतरी हुई थी। 59 पहले स्थान पर रहने के बाद यह अपने दूसरे सप्ताहांत में 92% तक गिर गई, जिसने $3.8 मिलियन की कमाई की। 50 चाइना फिल्म इनसाइडर ने अनुमान लगाया कि फिल्म कुल $82 मिलियन के साथ अपना रन समाप्त करेगी, और यह भी बताया कि अगर यूनिवर्सल ने आइस एज कोलिजन कोर्स के साथ अपनी रिलीज निर्धारित नहीं की होती, तो फिल्म $100 मिलियन से अधिक की कमाई कर सकती थी। उत्तरी अमेरिका और चीन के बाद यूके $30.4 मिलियन के साथ फिल्म का शीर्ष कमाई वाला अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। उसके बाद दक्षिण कोरिया $19.1 मिलियन और ऑस्ट्रेलिया $16.7 मिलियन और फ्रांस $11.6 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पर है। 33 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 324 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 54% की स्वीकृति रेटिंग दी, जिसका भारित औसत स्कोर 5.80 था। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति बताती है, जेसन बॉर्न फ्रेंचाइज के प्रशंसकों को वह सब कुछ देता है जिसकी वे उम्मीद करते हैं, जो इस सीक्वल का सबसे बड़ा विक्रय बिंदु है और साथ ही इसकी सबसे बड़ी खामी भी है। 60 मेटाक्रिटिक ने 50 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 58 का सामान्यीकृत स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 61 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर का औसत ग्रेड दिया। 62 अप्रोक्स के माइक रयान ने फिल्म को मिश्रित समीक्षा देते हुए लिखा, जेसन बॉर्न एक पूरी तरह से अनावश्यक सीक्वल है जो तीसरी फिल्म के कथानक के साथ मुश्किल से आगे बढ़ता है, और द बॉर्न लिगेसी में यह बहुत बड़ी बात थी कि कोई भी जेसन बॉर्न को नहीं खोज पाया। यह थोड़ा अजीब लगता है कि जेसन बॉर्न की वापसी इतनी निराशाजनक लगती है। 63 IGN के क्रिस टिली ने फिल्म को 7/10 देते हुए कहा, जेसन बॉर्न में एक अच्छा कथानक और कुछ रोमांचक दृश्य है, जो इसे पहले से ही अधिकांश एक्शन फिल्मों से बेहतर बनाते हैं, लेकिन अपने पूर्ववर्तियों के संदर्भ में यह पर्याप्त नहीं है। नई फिल्म कभी भी उस पिछली त्रयी की छाया से पूरी तरह से बच नहीं पाती है और आपको बॉर्न को छाया से बाहर निकालने की समझदारी पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। 64 न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने डेमन के अभिनय को हमेशा की तरह शांत बताया और कहा,
यह शायद जेसन बॉर्न की सबसे खास विशेषता है। लगभग सभी प्रमुख पात्र अच्छे, बुरे और बीच के एक ही संगठन के लिए काम करते हैं, कम से कम परामर्श के आधार पर। बाहरी खतरों के बारे में गहरी फुसफुसाहट है और डिजिटल युग में सुरक्षा और गोपनीयता के बीच तनाव का आह्वान है। लेकिन भूराजनीति और प्रौद्योगिकी एक ऐसी फिल्म के लिए आधार है जो अनिवार्य रूप से एक बड़ी नौकरशाही में मानव संसाधन चुनौतियों के बारे में है। 65 वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने कहा, कई मायनों में जेसन बॉर्न इस श्रृंखला की सबसे विचलित करने वाली फिल्म है, क्योंकि यह अमेरिकी लोगों पर निर्देशित एक विशाल साजिश की ओर इशारा करती है और ग्रीनग्रास की शैली, बैरी एक्रोयड की ऑन द फ्लाई लेसिंग, एक तनावपूर्ण टेक्नो स्कोर और राउज की कटिंग रूम चालबाजी के माध्यम से आंतरिक रूप से प्रस्तुत की गई, खुद को उस युग के लिए अच्छी तरह से उधार देती है जिसमें छाया बल उपग्रह निगरानी और चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर जैसे उपकरणों पर निर्भर करते हैं। उन्होंने आगे कहा, जिस तरह से शुरुआती डेमन संचालित त्रयी ने बॉर्न के व्यवसाय को समाप्त कर दिया, लेकिन हमें और अधिक की चाहत छोड़ दी, यह सीक्वल समापन प्रदान करता है, भले ही यह हमें उसकी वापसी की संभावना से लुभाता हो। 66 शिकागो सनटाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 3.5 स्टार दिए और डेमन के अभिनय को कड़ी चोट, हमेशा बेचैन और संघर्षशील जेसन बॉर्न के रूप में उत्कृष्ट बताया, जो लड़ाई के मामले में व्यावहारिक रूप से एक सुपरहीरो है, लेकिन बाकी समय पूरी तरह से खोया हुआ रहता है, और कहा, जेसन बॉर्न अब तक वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एक्शन थ्रिलर है, जिसमें आधा दर्जन भयानक पीछा दृश्य और लड़ाई के दृश्य है। एक बिंदु पर एक्शन वेगास में बदल जाता है, और हालांकि जो कुछ घटित होता है वह लगभग कार्टून जैसा अतिशयोक्तिपूर्ण है, यह बहुत मजेदार है। 67 हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने फिल्म के निष्कर्ष और पात्रों को अप्रिय पाया। उन्होंने लिखा, दुर्भाग्य से फिर फिल्म एक सपाट, अप्रभावी नोट पर समाप्त होती है, साथ ही इस एहसास के साथ कि चाहे हमने उनके साथ कितना भी समय बिताया हो, पात्र पूरी तरह से एकायामी ही रहते हैं। लेकिन उन्होंने आगे कहा, तकनीकी और तार्किक रूप से ग्रीनग्रास वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी आप उससे अपेक्षा करते हैं। बड़े शहरों के वास्तविक जीवन के बीच जटिल, अराजक कार्रवाई के मंचन की बात आती है तो कोई भी बेहतर नहीं। पहले की तरह सिनेमैटोग्राफर बैरी एक्रोयड इस संबंध में एक महान संपत्ति है, और सभी उत्पादन और प्रभाव हाथ भौतिक सत्यता के प्राप्त लक्ष्य में सहजता से जुड़ते हैं। 68 जेसन बॉर्न का साउंड ट्रैक, जिसे जॉन पॉवेल और डेविड बकले ने संगीतबद्ध किया था और बटू सेनर ने अतिरिक्त संगीत दिया था, 29 जुलाई 2016 को बैकलॉट म्यूजिक द्वारा डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। 27 मोबी के एक्सट्रीम वेज का एक नया संस्करण, जिसका शीर्षक एक्सट्रीम वेज जेसन बॉर्न था, फिल्म के अंतिम क्रेडिट के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ट्रैक लिस्टिंग, मुझे सब कुछ याद है 2:04, बैकडोर ब्रीच 3:50, एथेंस में अभिसरित होना 4:13, मोटरसाइकिल चेज 6:53, अतीत की कुंजी 2:37, बर्लिन 2:02, डिक्रिप्टेड 5:34, फ्लैट असॉल्ट 2:39, पेडिंगटन प्लाजा 6:46, व्हाइट वैन प्लान 2:49, लास वेगास 3:48, लक्ष्य का अनुसरण 3:29, स्ट्रिप चेज 4:59, एक दिलचस्प प्रस्ताव 2:13, मुझे इसके बारे में सोचने दो 2:24, मोबी द्वारा एक्सट्रीम वेज जेसन बॉर्न 4:56, मुक्त करना 6 जनवरी 2015 को यूनिवर्सल ने फिल्म की यूनाइटेड स्टेट्स रिलीज की तारीख 29 जुलाई 2016 तय की। 28 फिल्म का पहला ट्रेलर 7 फरवरी 2016 को सुपर बाउल 50 के दौरान प्रसारित हुआ और फिल्म का शीर्षक सामने आया। 29 यह फिल्म यूनाइटेड किंगडम में 27 जुलाई 2016 को रिलीज हुई। 30 होम मीडिया,
जेसन बॉर्न को यूनिवर्सल पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 6 दिसंबर 2016 को डिजिटल एचडी और ब्लूरे डीवीडी पर रिलीज किया गया था। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। जेसन बॉर्न एक व्यावसायिक सफलता बन गई, जिसका बजट इसकी अंतिम सकल कमाई की तुलना में मामूली था। 31 फिल्म ने घरेलू स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $162.4 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $253.1 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $415.5 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट $120 मिलियन था। 32 फिल्म ने 7 अक्टूबर को $400 मिलियन की सीमा पार कर ली, जिससे यह बॉर्न फ्रेंचाइजी की इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली दूसरी फिल्म और श्रृंखला की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दोनों ही उपलब्धियां द बॉर्न अल्टीमेटम के बाद है। 33 दुनिया भर में फिल्म ने 50 बाजारों में नंबर 1 पर शुरुआत की, जिसने 53 बाजारों में फ्रेंचाइजी में सबसे बड़ी शुरुआत की। 51 क्षेत्रों में जेसन बॉर्न फ्रेंचाइजी की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। 33 यह 2016 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, वॉरक्राफ्ट और द मरमेड के बाद, जो कॉमिक बुक सुपरहीरो या मानवरूपी जानवरों द जंगल बुक सहित के बारे में नहीं है। 31 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जेसन बॉर्न को अपने शुरुआती सप्ताहांत में 50-60 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। 34, 35, 36 इसने 2,928 सिनेमाघरों में गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $4.2 मिलियन कमाए, जो शाम 7 बजे शुरू हुआ। पूर्वावलोकन से $1 मिलियन से अधिक कमाने वाली श्रृंखला की पहली फिल्म बन गई, हालांकि अन्य 4 फिल्मों की स्क्रीनिंग आधी रात को शुरू हुई थी। 37, 38 अपने शुरुआती दिन इसने $22.8 मिलियन की कमाई की, जो द बॉर्न अल्टीमेटम $24.6 मिलियन के बाद श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग डे है। 39 इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $59.2 मिलियन की ओपनिंग के साथ उम्मीद के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। यह फ्रेंचाइजी के साथ साथ डेमन के लिए दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग है, जो 2007 में द बॉर्न अल्टीमेटम के $69 मिलियन के डेब्यू से ठीक पीछे है। 40, 41 सुपरहीरो फिल्म सुसाइड स्क्वाड की रिलीज के परिणामस्वरूप फिल्म अपने दूसरे शुक्रवार को 71% $6.5 मिलियन गिर गई, जो उस फिल्म के पीछे नंबर 2 पर आ गई। तुलना करके पिछली 4 बॉर्न फिल्में अपने दूसरे शुक्रवार को क्रमशः 46%, 59%, 57% और 61% गिर गईं। 42 इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले 5 हफ्ते शीर्ष 10 में बिताए। 43 अन्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जेसन बॉर्न श्रृंखला की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, 44 और इसने कुल 78 देशों में रिलीज हासिल की है। 45 यह फिल्म ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण कोरिया और यूके और आयरलैंड सहित 46 क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिकी रिलीज के साथ दिन प्रतिदिन खुली। 46 इसने अपने शुरुआती दिन $22.8 मिलियन की कमाई की, जो फ्रेंचाइजी के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ओपनिंग डे था। यह 28 बाजारों में नंबर 1 ओपनिंग डे था और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में फ्रेंचाइजी के लिए सबसे बड़ा ओपनिंग डे दर्ज किया, $5.2 मिलियन। 47 रविवार 31 जुलाई तक इसने कुल $50.7 मिलियन का ओपनिंग वीकेंड किया और आसानी से बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही। 45 3 सप्ताह तक चार्ट में ऊपर नीचे होने के बाद, यह चीन में मजबूत शुरुआत के बाद अपने चौथे सप्ताहांत में शीर्ष स्थान पर वापस आ गया। 48 इसने दक्षिण कोरिया $11.3 मिलियन, यूनाइटेड किंगडम $10.2 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया $5.8 मिलियन, जापान $4.4 मिलियन और रूस $2.1 मिलियन में फ्रेंचाइज के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की और फ्रांस $3.4 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान $2 मिलियन, स्पेन $1.9 मिलियन, इंडोनेशिया $1.7 मिलियन, फिलीपींस
$1.5 मिलियन, नीदरलैंड $1.5 मिलियन, मैक्सिको $1.5 मिलियन, यूएई $1.2 मिलियन, स्वीडन $1.1 मिलियन और सिंगापुर $1.1 मिलियन में नंबर 1 ओपनिंग दर्ज की। 2010 में जोन्स मंदी के नाटक द कंपनी मैन में बेन एफ्लेक के साथ दिखाई दिए। फिल्म का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां शुरुआती समीक्षाओं ने जोन्स के प्रदर्शन की पिच परफेक्ट के रूप में प्रशंसा की। 20 जोन्स ने मार्वल स्टूडियोज की फिल्म कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 में एक भूमिका निभाई थी। 21 उन्होंने द सनसेट लिमिटेड 2011 के एक रूपांतरण में सैमुअल एल जैक्सन के साथ निर्देशन, निर्माण और सह-अभिनय भी किया। 2012 में जोन्स के करियर में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया, जिसकी शुरुआत मेन इन ब्लैक 3 में फिर से एजेंट के की भूमिका निभाने से हुई। रोमांटिक ड्रामा होप स्प्रिंग्स में अर्नोल्ड सोम्स का किरदार निभाया और स्टीवन स्पीलबर्ग की लिंकन में थेडियस स्टीवंस के रूप में सह-अभिनय किया। लिंकन में जोन्स के प्रदर्शन को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और उन्हें चौथी बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया। लिंकन के बाद से जोन्स ने जेसन बॉर्न 2016 और एड एस्ट्रा 2019 सहित लोकप्रिय फिल्मों में काम करना जारी रखा है। व्यक्तिगत जीवन। जोन्स की शादी 1971 से 1978 तक पटकथा लेखक और पत्रकार रिंग लार्डनर जूनियर की भतीजी केट लार्डनर से हुई थी। 22 सैन एंटोनियो के पूर्व मेयर फिल हार्डबर्गर की बेटी किम्बरली क्लॉगली से उनकी दूसरी शादी से उनके 2 बच्चे हैं। 23 19 मार्च 2001 को उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी डॉन लॉरेल से शादी की। 24 25 जोन्स टेक्सास के टेरेल हिल्स में रहते हैं, जो सैन एंटोनियो शहर के बाहर एक शहर है, और स्पेनिश बोलते हैं। 26 वह टेक्सास के सैन सबा काउंटी में 3000 एकड़ 1200 हेक्टेयर के मवेशी फार्म के मालिक है। 27 और वैन हॉर्न टेक्सास के पास एक फार्म है, जो उनकी फिल्म द 3 ब्यूरियल्स ऑफ मेल्क्विडेस एस्ट्रारा के सेट के रूप में काम करता है। वे वेलिंगटन, फ्लोरिडा में एक घुड़सवारी संपत्ति के मालिक थे, जब तक कि उन्होंने 2019 में इसे बेच नहीं दिया। जोन्स एक पोलो खिलाड़ी है और अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक पोलो कंट्री क्लब में उनका एक घर है। वह पोलो ट्रेनिंग फाउंडेशन के समर्थक है। 28 29 30 2000 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में उन्होंने अपने पूर्व कॉलेज रूममेट अल गोर को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित करते हुए भाषण दिया। 31 फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख टॉमी ली जोन्स के प्रदर्शनों की सूची। पुरस्कार और सम्मान। मुख्य लेख टॉमी ली जोन्स द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। 2009 टेक्सास काउबॉय हॉल ऑफ फेम 32, 2015 टेक्सास फिल्म हॉल ऑफ फेम 33, 2016 ओक्लाहोमा सिटी, ओक्लाहोमा में नेशनल काउबॉय एंड वेस्टर्न हेरिटेज म्यूजियम में ग्रेट वेस्टर्न परफॉर्मर्स का हॉल 34। यह भी देखे फिल्म पोर्टल। सेंट मार्क स्कूल ऑफ टेक्सास के उल्लेखनीय पूर्व छात्र टॉमी ली जोन्स, जन्म 15 सितंबर 1946, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, प्राइमटाइम एमी पुरस्कार और 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले हैं। जबकि 1970 और 1980 के दशक में प्रसिद्धि कुछ हद तक उनसे दूर रही, जोन्स ने 1990 के दशक में खुद को एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया, जो अपनी कर्कश और आधिकारिक फिल्म भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने थ्रिलर फिल्म द फ्यूजिटिव 1993 में यूएस मार्शल सैमुअल जेरार्ड के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता। एक उनकी अन्य ऑस्कर नामांकित भूमिकाएं जेएफके 1991 में व्यावसायिक ले शॉ इन द वैली ऑफ एला, 2007 में हैंक डियरफील्ड और लिंकन, 2012 में कांग्रेसी थेडियस स्टीवंस के रूप में थीं। उन्होंने मेन
इन ब्लैक फ्रेंचाइजी में एजेंट के की भूमिका निभाई। अन्य उल्लेखनीय भूमिकाएं कोल माइनर्स डॉटर 1980, अंडर सीज 1992, नेचुरल बॉर्न किलर्स 1994, द क्लाइंट 1994, बैटमैन फॉरएवर 1995, डबल जेपार्डी 1999, नो कंट्री फॉर ओल्ड मेन 2007, द कंपनी मैन 2010, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011, जेसन बॉर्न 2016 और एड एस्ट्रा 2019 में थी। जोन्स ने द एग्जीक्यूशन सॉन्ग 1982 में मारे गए हत्यारे गैरी गिलमोर की भूमिका के लिए लिमिटेड सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। उन्हें टेलीविजन मिनी सीरीज लोनसम डव 1989 में टेक्सास रेंजर वुड्रो एफ कॉल की भूमिका निभाने के लिए भी नामांकित किया गया था। उन्होंने सीबीएस फिल्म द अमेजिंग हॉवर्ड ह्यूजेस 1977 में हॉवर्ड ह्यूजेस का किरदार निभाया था। उन्होंने वेस्टर्न टीएनटी फिल्म द गुड ओल्ड बॉयज 1995 का निर्देशन और अभिनय किया। उन्होंने एचबीओ फिल्म द सनसेट लिमिटेड 2011 का निर्देशन, अभिनय और कार्यकारी निर्माण किया। प्रारंभिक जीवन। जोन्स हाई स्कूल में जूनियर के रूप में 1964। जोन्स का जन्म 15 सितंबर 1946 को टेक्सास के सैन सबा में हुआ था। उनकी मां ल्यूसिले मैरी जोन्स नीस्कॉट 1928 से 2013। एक पुलिस अधिकारी, स्कूल शिक्षक और ब्यूटी शॉप की मालकिन थी और उनके पिता क्लाइड सी जोन्स 1926 से 1986 एक काउबॉय और तेल क्षेत्र के कर्मचारी थे। दोनों ने 2 बार शादी की और तलाक ले लिया। जोन्स चेरोकी वंश का है। 5 उनका पालनपोषण मिडलैंड, टेक्सास में हुआ। 6 और उन्होंने रॉबर्ट ई ली हाई स्कूल में पढ़ाई की। जोन्स बाद में डलास चले गए और 1965 में टेक्सास के सेंट मार्क स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 7 कॉलेज। जोन्स ने 1965 में हार्वर्ड कॉलेज में जरूरत आधारित सहायता के लिए प्रवेश लिया। 8 एक उच्च श्रेणी के छात्र के रूप में वे डंस्टर हाउस में रहते थे। 8 और भावी अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर और बॉब सोमरबी के साथ रूममेट थे, जो बाद में मीडिया आलोचना साइट द डेली हाउलर के संपादक बन गए। जोन्स ने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया और नाटककार रॉबर्ट चैपमैन के शिष्य थे। 10 उन्होंने 1969 में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनकी वरिष्ठ थीसिस फ्लेनरी ओकॉनर के कार्यों में कैथोलिक धर्म के यांत्रिकी पर थी। 12 कॉलेज फुटबॉल। टॉम जोन्स नंबर 61 पद रक्षक। प्रमुख अंग्रेजी व्यक्तिगत जानकारी। जन्म 15 सितंबर 1946, आयु 78। सैन सबा, टेक्सास। ऊंचाई 6 फीट 1 इंच 1.85 मीटर। वजन 200 पौंड 91 किलोग्राम। पुरानी जीविका। कॉलेज हार्वर्ड 1965 से 1968। हाई स्कूल सेंट मार्क्स, टीएक्स। कैरियर की प्रमुख उपलब्धियां और पुरस्कार। प्रथम टीम ऑल आइवी लीग 1968। जोन्स ने 1965 से 1968 तक हार्वर्ड क्रिम्सन फुटबॉल टीम में गार्ड 13 की भूमिका निभाई। वे हार्वर्ड की अपराजित 1968 फुटबॉल टीम के सदस्य थे। उन्हें प्रथम टीम ऑल आइवी लीग चयन के रूप में नामित किया गया था और उन्होंने 1968 के खेल में खेला था। इस खेल में येल को टाई करने के लिए हार्वर्ड की यादगार और अंतिम मिनट की 16 पॉइंट वापसी थी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री हार्वर्ड बीट्स येल 29 से 29 में आइवी लीग के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल खेल की अपनी यादों को साझा किया। आजीविका। प्रारंभिक अभिनय और फिल्म 1969 से 1982। जोन्स 2006 में 1969 में हार्वर्ड से स्नातक होने के बाद जोन्स एक अभिनेता बनने के लिए न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्होंने 1969 में ए पैट्रियट फॉर मी में कई सहायक भूमिकाओं में ब्रॉडवे की शुरुआत की। 1970 में उन्हें अपनी पहली फिल्म भूमिका मिली,
संयोग से उन्होंने लव स्टोरी में हार्वर्ड के एक छात्र की भूमिका निभाई। लव स्टोरी के लेखक एरिक सेगल ने कहा कि उन्होंने ओलिवर के मुख्य चरित्र को हार्वर्ड में विश्राम के दौरान अपने दो स्नातक रूममेट्स जोन्स और अल गोर के पहलुओं पर आधारित किया था। 1971 की शुरुआत में वह एबे बरोज के फॉर ऑन ए गार्डन में ब्रॉडवे पर लौटे, जहां उन्होंने कैरोल चैनिंग और सिड सीजर के साथ मंच साझा किया। 1971 और 1975 के बीच उन्होंने एबीसी सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव में डॉ मार्क टॉलैंड की भूमिका निभाई। वह 1974 में यूलिसिस इन नाइटटाउन के एक अल्पकालिक उत्पादन के लिए मंच पर लौटे, जो जेम्स जॉयस के उपन्यास यूलिसिस के एक एपिसोड का रूपांतरण था, जिसमें उन्होंने जीरो मोस्टेल के लियोपोल्ड ब्लूम के सामने स्टीफन डेडलस की भूमिका निभाई और बर्गेस मेरेडिथ द्वारा निर्देशित किया गया था। 15 इसके बाद प्रशंसित टीवी फिल्म द अमेजिंग हॉवर्ड ह्यूजेस आई, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्मों में उन्होंने जैक्सन काउंटी जेल 1976 में एक शिकार किए गए फरार अपराधी की भूमिका निभाई, रोलिंग थंडर 1977 में एक वियतनाम के दिग्गज, हेरोल्ड रॉबिन्स ड्रामा द बेटसी 1978 में लॉरेंस ओलिवियर के साथ सहअभिनीत एक ऑटोमोबाइल मुगल, और 1978 की थ्रिलर आइज ऑफ लॉरा मार्स में फे डुनवे के साथ एक पुलिस जासूस की भूमिका निभाईं। 1980 में जोन्स ने कोल माइनर्स डॉटर में देशी गायिका लोरेटा लिन के पति डूलिटल मूनी लिन की भूमिका के लिए अपना पहला गोल्डन ग्लोब नामांकन अर्जित किया। 1981 में उन्होंने बैक रोड्स में सैली फील्ड के साथ एक ड्रिफ्टर की भूमिका निभाई, जो एक कॉमेडी थी जिसे औसत समीक्षा मिली। 1982 में उन्होंने जॉन फ्रैंकेनहाइमर द्वारा निर्देशित द रेनमेकर के एचबीओ रूपांतरण में मंगलवार वेल्ड के साथ सहअभिनय किया। आगे का प्रदर्शन 1983 से 2004। 1983 में उन्हें नॉर्मन मेलर के द एग्जीक्यूशन सॉन्ग के टीवी रूपांतरण में हत्यारे गैरी गिलमोर के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एमी 17 मिला। उसी वर्ष उन्होंने समुद्री डाकू साहसिक नेट एंड हेस में अभिनय किया, जिसमें समुद्री डाकू कप्तान बुली हेस की भूमिका निभाई। 1986 में जोन्स ने एक्शन थ्रिलर ब्लैक मून राइजिंग में एफबीआई के लिए काम करने वाले एक पूर्व चोर की भूमिका निभाई। 1988 में जोन्स ने टीवी के लिए बनी फिल्म अप्रैल मॉर्निंग में चाड लो और रॉबर्ट यूरिच के साथ सहअभिनय किया, जिसमें अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध में लेक्सिंगटन की लड़ाई को दर्शाया गया था। 1989 में उन्होंने लैरी मैकमुट्री की बेस्टसेलर पर आधारित प्रशंसित टेलीविजन मिनी सीरीज लोनसम डव में टेक्सास रेंजर वुड्रो एफ कॉल के अपने चित्रण के लिए एक और एमी नामांकन अर्जित किया। 1990 के दशक में जोन्स को जेएफके 1991 में केविन कोस्टनर के साथ सहकलाकार, जिसने उन्हें ऑस्कर के लिए नामांकन दिलाया, द फ्यूजिटिव 1993 में हैरिसन फोर्ड के साथ सहकलाकार, बैटमैन फॉरएवर 1995 में वैल किल्मर के साथ सहकलाकार, ज्वालामुखी 1997 में एनी हेचे के साथ सहकलाकार और विल स्मिथ के साथ मेन इन ब्लैक 1997 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में दिखाया गया था। द फ्यूजिटिव में डिप्टी यूएस मार्शल सैमुअल जेरार्ड के रूप में उनके प्रदर्शन को व्यापक प्रशंसा मिली, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और एक सीक्वल, यूएस मार्शल्स 1998 शामिल था। जब उन्होंने ऑस्कर स्वीकार किया तो फिल्म कोब 1994। 1990 के दशक के दौरान उनकी अन्य प्रसिद्ध भूमिकाओं में अंडर सीज 1992 में एक आतंकवादी की भूमिका जो अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत का अपहरण कर लेता है, द क्लाइंट 1994 में रेवरेंड रॉय फोल्ट्रिक की भूमिका, नेचुरल बॉर्न किलर्स 1994 में एक अधिकतम सुरक्षा वाले जेल वार्डन की भूमिका तथा डबल जियोपार्डी 1999 में एक पैरोल अधिकारी की भूमिका शामिल है। 2000 में जोन्स ने सैमुअल एल जैक्सन के साथ फिल्म रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में जैक्सन के बचाव पक्ष के वकील के रूप में मरीन कर्नल की भूमिका निभाई और निर्देशक क्लिंट ईस्टवुड के साथ फिल्म स्पेस काउबॉयज में अंतरिक्ष यात्री की भूमिका निभाई, जिसमें दोनों ने सेवानिवृत्त पायलट और दोस्त प्रतिद्वंद्वी की भूमिका निभाई,
जो एक साथ अंतरिक्ष बचाव मिशन का नेतृत्व कर रहे थे। 2002 में उन्होंने और विल स्मिथ ने मेन इन ब्लैक सीक्वल मेन इन ब्लैक 2 में सहअभिनय किया। बाद के वर्ष 2005 वर्तमान जोन्स 2005 के कान फिल्म महोत्सव में 2005 में जोन्स द्वारा निर्देशित पहली नाटकीय फीचर फिल्म द थ्री ब्यूरियल्स ऑफ मेल्क्विएड्स एस्ट्रारा 2005 के कान फिल्म महोत्सव में प्रस्तुत की गई थी। फिल्म में जोन्स का किरदार अंग्रेजी और स्पेनिश दोनों बोलता है। उनके प्रदर्शन ने उन्हें कान में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म 1995 में टेलीविजन के लिए बनी द गुड ओल्ड बॉयज थी। 2007 में दो दमदार प्रदर्शनों ने जोन्स के करियर में एक नया मोड़ ला दिया। एक इन द वैली ऑफ एला में अपने सैनिक बेटे के लापता होने की जांच करने वाले एक परेशान पिता के रूप में, और दूसरा ऑस्कर विजेता नो कंट्री फॉर ओल्ड मेन में एक हत्यारे की तलाश करने वाले टेक्सास शेरिफ के रूप में। पहले के लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। जोन्स 2006 से जापानी ब्रूइंग कंपनी सनटोरी के प्रवक्ता है। उन्हें सनटोरी के कॉफी ब्रांड बॉस के विभिन्न जापानी टीवी विज्ञापनों में एलियन जोन्स नामक एक पात्र के रूप में देखा जा सकता है, जो एक अलौकिक प्राणी है जो मनुष्यों की दुनिया की जांच करने के लिए एक इंसान का रूप लेता है। इनमें से कई विज्ञापन यूट्यूब पर देखे जा सकते हैं। 2011 में जोन्स जापानी टेलीविजन पर सार्वजनिक सेवा घोषणाओं में दिखाई दिए, जिसमें कई अन्य लोकप्रिय हस्तियों में शामिल हुए जिन्होंने 2011 के तोहोकू भूकंप और सुनामी में खोए लोगों की याद में दो भावुक गीत गाए। उस फिल्म के आधार पर ग्रीनग्रास को 2004 की द बॉर्न सुप्रीमेसी का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया, जो 2002 की फिल्म द बॉर्न आइडेंटिटी का सीक्वल है। पहली फिल्म के निर्देशक डग लिमन ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। फिल्म में मैट डेमन ने जेसन बॉर्न की भूमिका निभाई थी, जो एक भूलने की बीमारी से पीड़ित है, जिसे पता चलता है कि वह कभी CIA का शीर्ष हत्यारा था और उसके पूर्व नियोक्ता उसका पीछा कर रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से बड़ी वित्तीय और आलोचनात्मक सफलता ने ग्रीनग्रास की प्रतिष्ठा और उनकी छोटी, अधिक व्यक्तिगत फिल्में बनाने की क्षमता को सुरक्षित कर दिया। 2006 में ग्रीनग्रास ने यूनाइटेड 93 का निर्देशन किया, जो 11 सितंबर 2001 को यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 के अपहरण पर आधारित एक फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली, विशेष रूप से ग्रीनग्रास की अर्धवृत्तचित्र शैली के लिए। आलोचकों के हलकों, ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन सहित से कई सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार और नामांकन प्राप्त करने के बाद ग्रीनग्रास ने 7वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता और 79वें अकादमी पुरस्कारों में निर्देशन में उपलब्धि के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त किया। फिल्म लिखने में उनकी भूमिका के लिए उन्होंने राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए बाफ्टा नामांकन अर्जित किया। ग्रीनग्रास फिर द बॉर्न अल्टीमेटम के साथ बॉर्न फ्रेंचाइज में वापस लौटे। 2007 में रिलीज हुई अल्टीमेटम पिछली दो फिल्मों से भी ज्यादा सफल रही। ग्रीनग्रास को 61वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स में बाफ्टा बेस्ट डायरेक्टर के लिए नामांकित किया गया था। 2007 में उन्होंने ब्रिटिश निर्देशकों के लिए एक पेशेवर संघ, डायरेक्टर्स यूके की सहस्थापना की। उन्होंने जुलाई 2014 तक संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 10-11 ग्रीनग्रास की ग्रीन जोन में मैट डेमन युद्ध के बाद के इराक में सामूहिक विनाश के हथियारों की असफल खोज पर एक अमेरिकी सैन्य दल के प्रमुख की भूमिका में है। इसे स्पेन और मोरक्को में फिल्माया गया और 2010 में रिलीज किया गया। 12 इस फिल्म को पहली बार वाशिंगटन पोस्ट के बगदाद ब्यूरो प्रमुख राजीव चंद्रशेखरन द्वारा बेस्ट सेलिंग पुरस्कार विजेता गैरकाल्पनिक पुस्तक इंपीरियल लाइफ इन द एमराल्ड सिटी पर आधारित घोषित किया गया था, लेकिन अंतिम फिल्म काफी हद तक काल्पनिक एक्शन थ्रिलर है जो किताब की घटनाओं से केवल शिथिल रूप से प्रेरित है। कैप्टन फिलिप्स ग्रीनग्रास की 2009 में मैरस्क अल्बामा अपहरण के बारे में फिल्म ए कैप्टन ड्यूटी नामक पुस्तक पर आधारित थी। इसमें टॉम हैंक्स,
बरखाद आब्दी और फैसल अहमद ने अभिनय किया था। इसे 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स और वर्जीनिया के साथ साथ माल्टा में भी शूट किया गया था। इसे 2013 में रिलीज किया गया था। सितंबर 2014 में यह घोषणा की गई कि ग्रीनग्रास 5वीं जेसन बॉर्न फिल्म जेसन बॉर्न का निर्देशन करने के लिए वापस आएंगे, जिसमें डेमन फिर से अभिनय करेंगे। 13 यह फिल्म 29 जुलाई 2016 को रिलीज हुई थी। 14 2017 में ग्रीनग्रास ने 22 जुलाई को फिल्मांकन शुरू किया, जो नॉर्वे में 2011 के नॉर्वे हमलों और उसके बाद के घटनाक्रम पर आधारित एक डॉक्यूड्रामा फिल्म है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स और चुनिंदा सिनेमाघरों में 10 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुई थी। 15 फरवरी 2019 में ग्रीनग्रास ने फॉक्स 2000 पिक्चर्स के लिए पॉलेट जाइल्स के उपन्यास न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्हें अभिनेता टॉम हैंक्स के साथ फिर से जोड़ा गया। 16 यह फिल्म अंततः 25 दिसंबर 2020 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई और 2021 में नेटफ्लिक्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज की गई। 17 मई 2022 में यह घोषणा की गई कि ग्रीनग्रास मध्ययुगीन एक्शन फिल्म द हूड लिखेंगे और निर्देशित करेंगे, जिसमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच मुख्य भूमिका में होंगे, और यह 1381 में अंग्रेजी किसानों के विद्रोह की कहानी पर आधारित होगी। 15 सितंबर को यह घोषणा की गई कि ग्रीनग्रास स्टीफन किंग के उपन्यास फेरी टेल के रूपांतरण को लिखेंगे और निर्देशित करेंगे, जब ग्रीनग्रास की फिल्मों के प्रशंसक किंग ने उन्हें फिल्म को अनुकूलित करने का विकल्प बेचा। ग्रीनग्रास ग्रेगरी गुडमैन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी करेंगे। 19 नवंबर 2023 में यह घोषणा की गई कि ग्रीनग्रास टीजे न्यूमैन के उपन्यास ड्राइंग। 20 जनवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि ग्रीनग्रास ब्रैड इंगेल्सबी द्वारा लिखित और लिजी जॉनसन द्वारा 2021 की नॉनफिक्शन किताब पैराडाइज वन टाउन स्ट्रगल टू सर्वाइव एन अमेरिकन वाइल्डफायर पर आधारित थ्रिलर द लॉस्ट बस का निर्देशन करेंगे, जो 2018 के कैलिफोर्निया जंगल की आग के बारे में है। एप्पल स्टूडियो के लिए मैथ्यू मैककोनागी और अमेरिका फेरेरा इस परियोजना में अभिनय करेंगे। 21-22 कला के क्षेत्र में सेवाओं के लिए उन्हें 2022 के नए साल के सम्मान में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (CBE) नियुक्त किया गया। 23 व्यक्तिगत जीवन। ग्रीनग्रास ने कहा है कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग के प्रति उनका बहुत सम्मान है। 24 ग्रीनग्रास की शादी टैलेंट एजेंट जोआना के से हुई है, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं, और वह अपनी पिछली शादी से 2 और बच्चों के पिता है। 25 वह क्रिस्टल पैलेस के समर्थक है। 26 फिल्मोग्राफी। पॉल ग्रीनग्रास CBE जन्म 13 अगस्त 1955, एक अंग्रेजी फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और पूर्व पत्रकार है। उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक ब्लडी संडे 2002 ने 52वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर जीता। ग्रीनग्रास द्वारा निर्देशित अन्य फिल्मों में बॉर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म श्रृंखला की 3 प्रविष्टियां शामिल है: द बॉर्न सुप्रीमेसी 2004, द बॉर्न अल्टीमेटम 2007 और जेसन बॉर्न 2016। उन्होंने यूनाइटेड 93 2006 का भी निर्देशन किया, जिसके लिए ग्रीनग्रास ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। साथ ही ग्रीन जोन 2010 और कैप्टन फिलिप्स 2013। 2004 में उन्होंने ओमाग फिल्म का सहलेखन और निर्माण किया, जिसने ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कारों से सिंगल ड्रामा पुरस्कार जीता। 2007 में ग्रीनग्रास ने ब्रिटिश फिल्म निर्माताओं के एक पेशेवर संगठन डायरेक्टर्स यूके की सह-स्थापना की और 2014 तक इसके पहले अध्यक्ष रहे। 2007 में EW के हॉलीवुड के 50 सबसे चतुर लोगों में उन्हें 28वां स्थान मिला। 2008 में द टेलीग्राफ ने उन्हें ब्रिटिश संस्कृति के सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया।
4. 2017 में ग्रीनग्रास को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 5. 6. प्रारंभिक जीवन। ग्रीनग्रास का जन्म 13 अगस्त 1955 को चीम, सरे, इंग्लैंड में हुआ था। 1. उनकी मां जॉयस ग्रीनग्रास एक शिक्षिका थीं और उनके पिता फिलिप ग्रीनग्रास एक नदी पायलट और व्यापारी नाविक थे। 7. 8. उनके भाई मार्क ग्रीनग्रास एक अंग्रेजी इतिहासकार है। उद्धरण आवश्यक। ग्रीनग्रास की शिक्षा वेस्टकोट प्राइमरी स्कूल, ग्रेवसेंड ग्रामर स्कूल और सेवनोक स्कूल में हुई। उन्होंने क्वींस कॉलेज, कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। उन्होंने रोजर मिशेल के साथ ही अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। 9. आजीविका। पत्रकारिता। ग्रीनग्रास ने पहली बार 1980 के दशक में आईटीवी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम वर्ल्ड इन एक्शन के लिए निर्देशक के रूप में काम किया था। उसी समय उन्होंने मी 5 के पूर्व सहायक निदेशक पीटर राइट के साथ कुख्यात पुस्तक स्पाई कैचर 1987 का सहलेखन किया। इसमें इतनी संवेदनशील जानकारी थी कि ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित करने का असफल प्रयास किया। 7. 80 के दशक के मध्य में पुस्तक को मी 5 के संचालन के बारे में जानकारी देने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। उद्धरण की आवश्यकता। पतली परत। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ग्रीनग्रास, बाय टॉम हैंक्स और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ ग्रीनग्रास ने ड्रामा में कदम रखा, गैरकाल्पनिक टेलीविजन के लिए बनी फिल्मों का निर्देशन किया जैसे कि द वन दैट गॉट अवे, जो खाड़ी युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना की विशेष वायु सेवा के अनुभवों के बारे में क्रिस रयान की किताब पर आधारित है, और द फिक्स, जो 1964 के ब्रिटिश सट्टेबाजी घोटाले पर आधारित है। उनकी 1998 की फिल्म द थ्योरी ऑफ फ्लाइट में केनेथ ब्रानग और हेलेना बोनहम कार्टर ने अभिनय किया, जिन्होंने मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित एक महिला की भूमिका निभाई। फिल्म में विकलांग लोगों की कामुकता के कठिन मुद्दे को दिखाया गया था। उद्धरण वांछित। ग्रीनग्रास ने द मर्डर ऑफ स्टीफन लॉरेंस 1999 का निर्देशन किया, जो स्टीफन लॉरेंस की कहानी थी, जो एक अश्वेत ब्रिटिश युवक था जिसकी हत्या की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की थी। उसकी मां की जांच के परिणामस्वरूप पुलिस में संस्थागत नस्लवाद के आरोप लगे। उनकी अगली फिल्म ब्लडी संडे 2002 ने ट्रबल के दौरान 1972 के ब्लडी संडे हत्याकांड को लगभग डॉक्यूमेंट्री शैली में दर्शाया। इसने 2002 के बर्लिन फिल्म महोत्सव में हयाओ मियाजाकी की स्पिरिटेड अवे के साथ प्रथम पुरस्कार साझा किया। ब्लडी संडे डॉन मुलन की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली किताब आई विटनेस ब्लडी संडे, वोल्फहाउंड प्रेस 1997 से प्रेरित थी। ब्लडी संडे की घटनाओं का एक स्कूली गवाह, मुलन सहनिर्माता था और ब्लडी संडे में एक व्यक्ति के रूप में दिखाई दिया। 2004 में ग्रीनग्रास ने गाय हिबर्ट के साथ मिलकर टेलीविजन फिल्म ओमाग लिखी। 1998 की बमबारी पर आधारित यह फिल्म एक महत्वपूर्ण सफलता थी, जिसने सर्वश्रेष्ठ एकल ड्रामा के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार जीता। यह पहली पेशेवर फिल्म थी जिसे ग्रीनग्रास ने निर्देशित नहीं किया था। उन्हें एक लेखक और निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया था। वह द बॉर्न सुप्रीमेसी पर काम कर रहे थे। फिल्म का निर्देशन पीट ट्रेविस ने किया था। यह ग्रीनग्रास द्वारा आयरलैंड में आतंकवाद और सामूहिक हत्या के बारे में लिखी गई दूसरी फिल्म थी। ब्लडी संडे के बाद एलिसिया अमांडा विकेंडर बटा वी के एईएनडीआर बटा एक स्वीडिश एएलएसए वीकेएनडीआर, जन्म 3 अक्टूबर 1988, एक स्वीडिश अभिनेत्री है। उन्हें कई पुरस्कारों, जिसमें एक अकादमी पुरस्कार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 3 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकन। गोथेनबर्ग में जन्मी और पलीब्री विकेंडर ने गोथेनबर्ग ओपेरा हाउस में छोटे स्टेज प्रोडक्शन में एक बच्चे के रूप में अभिनय करना शुरू किया और स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश बैले में बैले डांसर के रूप में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने स्वीडिश लघु फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखला में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और पहली बार ड्रामा सीरीज एंड्रा एवेनिन 2008 से 2010 में अपनी भूमिका के लिए पहचान हासिल की। उन्होंने प्योर 2010
में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का गुल्डबागे पुरस्कार जीता। 2012 में जो राइट की पीरियड ड्रामा अन्ना करेनिना में किट्टी और डेनिश फिल्म ए रॉयल अफेयर में क्वीन कैरोलीन मैथिल्डे की भूमिका निभाने के लिए उन्हें व्यापक पहचान मिली। विकेंडर ने टेस्टामेंट ऑफ यूथ 2014 में वेरा ब्रिटेन, एक्स माकिना 2014 में एक ह्यूमनॉइड रोबोट के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए वैश्विक पहचान हासिल की, जिसके लिए उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, और द डेनिश गर्ल 2015 में गेर्डा वेगेनर, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता। 2016 में विकेंडर को फोर्ब्स ने अपनी 30 अंडर 30 सूची में सूचीबद्ध किया था। उसके बाद से उन्होंने एक्शन फिल्म जेसन बॉर्न 2016, एडवेंचर फिल्म टॉम रेडर 2018, फंतासी फिल्म द ग्रीन नाइट 2021 और मिनी सीरीज इर्मा वेब 2022 में अभिनय किया है। उन्होंने 2017 में जर्मन आयरिश अभिनेता माइकल फासबेंडर से शादी की। प्रारंभिक जीवन। एलिसिया अमांडा विकेंडर का जन्म 3 अक्टूबर 1988 को गोथेनबर्ग, 2 में मारिया फेहेल, ईस्वी 1951 से 2022। 3 एक स्टेज अभिनेत्री और स्वेंते विकेंडर, एक मनोचिकित्सक के घर हुआ था। उसके माता पिता क्रमशः स्वीडन के उत्तर और दक्षिण में छोटे गांवों से है। 4 वह एक चौथाई फिनिश है। द्वितीय विश्व युद्ध से बचने के लिए उसकी मौसी फिनलैंड से स्वीडन चली गई थी। 5, 6, 7 एलिसिया के माता पिता तब अलग हो गए जब वह 2 महीने की थी। 8, 9, 5 और उसका पालनपोषण ज्यादातर उसकी मां ने किया। उसके पिता की तरफ से उसके 5 सौतेले भाई बहन 10 है। विकेंडर ने कहा है कि बड़े होने के दौरान उसके पास दोनों दुनिया का सबसे अच्छा समय था, अपनी मां की एकमात्र संतान होने के नाते, और जब वह हर दूसरे हफ्ते अपने पिता के घर जाती थी तो एक बड़े परिवार से घिरी रहती थी। 11 विकेंदर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 7 साल की उम्र में स्टेज और टेलीविजन पर की थी। उन्होंने 9 साल की उम्र से स्वेंस्का बैलेटस्कोलन आई गोटेबोर्ग 1998 से 2004 से बैले का प्रशिक्षण लिया। 15 साल की उम्र में विकेंदर स्टॉकहोम में बैले के उच्च विद्यालय में प्रशिक्षण लेने के लिए गोथेनबर्ग से चली गईं, जहां वे अकेले रहती थीं। 11 उन्होंने न्यूयॉर्क में अमेरिकन एकेडमी ऑफ बैले में एक गर्मियों में प्रशिक्षण लिया। 16 साल की उम्र में उन्होंने निर्देशक टॉमस अल्फ्रेडसन के साथ काम करने वाली टेलीविजन सीरीज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने के लिए स्कूल लगभग छोड़ दिया, जिससे उन्हें अभिनय के प्रति अपने जुनून का एहसास हुआ। 12 चोटों के कारण उनके नृत्य करियर को देर से किशोरावस्था में दरकिनार कर दिया गया था। 13 उसने ड्रामा स्कूल के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन 2 बार ठुकरा दिया गया। 14 एक समय पर विकेंडर को लॉ स्कूल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वह कभी नहीं गई, इसके बजाय एक अभिनेत्री बनने के अपने सपने का पालन किया। 15 आजीविका कैरियर का आरंभ। विकेंडर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 7 साल की उम्र में की थी। उन्होंने द गोटेबोर्ग ओपेरा में क्रिस्टीना फ्रान डुवेमाला के प्रोडक्शन में अभिनय किया था, जिसे एबीबीए के ब्योर्न उल्वियस और बेनी एंडरसन ने लिखा था। उन्होंने साढ़े 3 साल तक नाटक में अभिनय किया। 5 वह ओपेरा में कई संगीत कार्यक्रमों में दिखाई दी, जैसे द साउंड ऑफ म्यूजिक और लेस मिजरेबल्स। 1997 में उन्होंने टीवी 4 बच्चों के गायन शो मास्टरजर नोर्ना में भाग लिया। उन्होंने हेलेन सोजोहोम्स का गाना डू मास्टे फिनास गाया। 16 उन्होंने अपने मंचीय प्रदर्शन के लिए जजों की प्रशंसा के साथ अपना एपिसोड जीता। 17 वह अपने मूल स्वीडन में कई लघु फिल्मों और टेलीविजन भूमिकाओं में दिखाई देने लगीं। 18 बाद में वह 2008 से 2010 तक स्वीडिश टीवी नाटक एंड्रा एवेनिन में दिखाई दी। 16 2010 से 2014 विकेंडर को उनकी फीचर फिल्म डेब्यू के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। उन्होंने स्वीडिश फिल्म प्योर 2010 में कैटरीना की प्रमुख भूमिका निभाई।
फिल्म परेशान सचिव कैटरीना की कहानी बताती है, जो अपने जीवन से भागने की सख्त कोशिश करती है। इस भूमिका के साथ विकेंडर ने 2010 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में राइजिंग स्टार पुरस्कार जीता। 19 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शूटिंग स्टार पुरस्कार। 9 उन्हें यूके में टेविस्टॉक वुड प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया और इसके तुरंत बाद उन्होंने यूएस में यूनाइटेड टैलेंट एजेंसी के साथ भी हस्ताक्षर किए। 2011 में उन्होंने द क्राउन ज्वेल्स में फ्रेगांसिया फर्नांडीज की प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे हत्या के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया गया था। 2012 उस वर्ष उन्होंने निकोलॉज आर्सेल फीचर फिल्म ए रॉयल अफेयर में क्वीन कैरोलिन मैथिल्डे के रूप में सहअभिनय करते हुए डेनिश को अपने प्रदर्शनों की सूची में जोड़ा। इसका विश्व प्रीमियर 22वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था और इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली थी। 22 इसके बाद फिल्म को 85वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 23 विकेंडर को 20वें हैम्पटन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2012 के ब्रेकथ्रू प्रदर्शनों में देखने वाले 10 अभिनेताओं में से एक के रूप में नामित किया गया था। 24 को 2013 में बाफ्टा राइजिंग स्टार पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 25 2013 में उन्होंने द फिफ्थ एस्टेट में जर्मन समुद्री डाकू पार्टी के सदस्य एंके डोमशेडबर्ग के रूप में अभिनय किया। 27 फिल्म ने 5 सितंबर 2013 को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव खोला। 28 इसने मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त की। 29-30 विकेंडर ने स्वीडिश फिल्म होटेल में एरिका की प्रमुख भूमिका भी निभाई थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए माराकेच अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार मिला था। 31 2014 में वह ऑस्ट्रेलियाई अपराध थ्रिलर सन ऑफ ए गन में दिखाई दी। 32 यह फिल्म 16 अक्टूबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हुई और इसे मिश्रित समीक्षा मिली। 33 2015 से 2019 2015 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में विकेंडर। दिसंबर 2015 में विकेंडर। 2015 में विकेंडर ने 8 फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। 35 उन्होंने टॉम हूपर की द डेनिश गर्ल में चित्रकार गेर्डा वेगेनर की भूमिका के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार जीतने वाली वह दूसरी स्वीडिश अभिनेत्री बनी। 36 सहायक भूमिका में एक महिला कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड, मोशन पिक्चर ड्रामा और प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया, लेकिन रूम के लिए ब्री लार्सन से दोनों पुरस्कार हार गईं। 37, 38, 39, 40, 41 उन्होंने एलेक्स गारलैंड के निर्देशन में बनी पहली फिल्म एक्स माकिना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवा 42 की भूमिका के लिए आलोचकों की प्रशंसा और व्यापक पहचान हासिल की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 2016 में फोर्ब्स ने विकेंडर को अपनी 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया। 36 टेस्टामेंट ऑफ यूथ में किट हरिंगटन और एमिली वॉटसन के साथ शांतिवादी वेरा ब्रिटेन की प्रमुख भूमिका थी। टेस्टामेंट ऑफ यूथ को रिलीज होने पर काफी प्रतिक्रिया मिली। आलोचकों ने विशेष रूप से विकेंडर के प्रदर्शन की प्रशंसा की। 43-44 ब्रिटेन की भूमिका के लिए विकेंडर को ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म में एक अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए BIFA के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने फंतासी फिल्म सेवेंथ सन 2015 में अर्धमाना अर्धचुरैल एलिस डीन की भूमिका भी निभाई। 45 ने स्वीडिश डॉक्यूमेंट्री इंग्रिड बर्गमैन इन हर ओन वर्ड्स 2015 का वर्णन किया। गाय रिची निर्देशित एक्शन फिल्म द मैन फ्रॉम UNCLE 6 मई 2016 को यह घोषणा की गई कि विकेंडर ने
अपने एजेंट चार्ल्स कोलियर के साथ मिलकर विक्रियस नामक एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की है। कंपनी की पहली फिल्म यूफोरिया स्वीडन की बीरील फिल्म्स के साथ एक प्रोडक्शन अगस्त 2016 में जर्मन आल्प्स में शूटिंग शुरू हुई। यह फिल्म स्वीडिश लेखिका निर्देशक लिसा लैंगसेट की अंग्रेजी भाषा की पहली निर्देशित फिल्म है और लैंगसेट और विकेंडर का तीसरा सहयोग था। विकेंडर ने ईवा ग्रीन और चार्लोट रैम्पलिंग के साथ संघर्षरत बहनों की भूमिका निभाई जो यूरोप से होते हुए एक रहस्यमयी गंतव्य की ओर यात्रा करती है। 47-48 यूफोरिया का प्रीमियर सितंबर 2017 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF में हुआ। 2016 में विकेंडर ने पॉल ग्रीनग्रास द्वारा निर्देशित जेसन बॉर्न में मैट डेमन के साथ अभिनय किया। इसे यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 29 जुलाई 2016 को रिलीज किया गया था। 50-51 विकेंडर फिर डेरेक सियानफ्रांस द्वारा निर्देशित उपन्यास द लाइट बिटवीन ओशंस 2016 के रूपांतरण में माइकल फैसबेंडर और रेचल वीज के साथ दिखाई दिए। यह फिल्म 2 सितंबर 2016 को टचस्टोन पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। 52-53 विकेंडर ने एक्शन रीबूट फिल्म टॉम्ब रेडर में लारा क्रॉफ्ट का किरदार निभाया था जो 16 मार्च 2018 को रिलीज हुई थी। 54-55 2019 में विकेंडर ने माइक मिल्स द्वारा निर्देशित लघु फिल्म आई एम इजी टू फाइंड में अभिनय किया। 56 उसी वर्ष विकेंडर ने नेटफ्लिक्स के लिए वॉश वेस्टमोरलैंड द्वारा निर्देशित रिले केओर के साथ मनोवैज्ञानिक थ्रिलर अर्थक्वेक बर्ड में अभिनय किया। 57-58 2020 वर्तमान 2020 में विकेंडर ने जूली टेमर द्वारा निर्देशित जीवनी नाटक द ग्लोरियस में एक युवा ग्लोरिया स्टीनम का किरदार निभाया जिसका विश्व प्रीमियर जनवरी 2020 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 59-60 विकेंडर ने अगली बार डेविड लोवेरी द्वारा निर्देशित मध्ययुगीन फंतासी द ग्रीन नाइट में देव पटेल के साथ अभिनय किया जिसे A24 द्वारा रिलीज किया गया था। 61 उन्होंने फर्डिनेंडो सीटो फिलोमारिनो द्वारा निर्देशित और लुका गुआडाग्निनो द्वारा निर्मित जॉन डेविड वाशिंगटन के साथ थ्रिलर बेकेट में भी अभिनय किया। 62 और जस्टिन चोन द्वारा निर्देशित ब्लू बेव। 63 दोस्तों पिछला जो पार्ट था वो 11 जुलाई 2016 को ODS स्क्वाड में देखने को मिला था और 29 जुलाई 2016 को इसे यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ किया गया था। बाकी 130 मिनट टोटल इसकी रनिंग लाइन थी और साथ ही साथ बजट की बात की जाए तो 120 मिलियन का इसका टोटल बजट था। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा लगभग 450 मिलियन का इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा जो कि इस मूवी को सुपर डुपर हिट बनाता है। बाकी मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।